हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ क्लास 12th का जो हमारा नेशनल इनकम है। भाई जो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही है, मतलब बवाल, सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है वो बनाऊंगा मैं आज थोड़ा सा इजी। मतलब जो बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल है उसको इजी। देखो बेटा, हमेशा नेशनल इनकम में 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि नेशनल इनकम का जब भी कोई क्वेश्चन आता है हो सकता है कि न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी अटैच हो जाए। क्या हो जाए? न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी अटैच हो जाए। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी आते तो आप थ्योरी के अंदर 6 मार्क पक्के कर सकते हो। उसके अंदर आने वाले कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये, मतलब इनकम मेथड। हमारा इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स है, इनकम मेथड के क्या बात हो रही है, इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स है वो 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। क्या है वो? 6 मार्क क्वेश्चन है। एक 6 मार्क क्वेश्चन कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हम बच्चे क्या सोचते हैं कि यार थ्योरी क्या लर्न करनी है, लेकिन अगर एक बात सोचो, वहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो और एक भी टर्म ऐसी आ गई जो आपको पता ही नहीं कि कहाँ लगनी है और कैसे यूज़ होनी है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप थ्योरी अटेम्प्ट करो। थ्योरी के अंदर 6 में से 5.5 आराम से मिलते हैं, जिसके अंदर पूरा रिस्क नहीं होता। जबकि अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने बैठ गए और गलती से आपका गलत हो गया तो 6 में से आपको मिलेगा बेटा 0, बिग जीरो। और बिग जीरो से अच्छा तो भाई 5-5.5 नंबर की थ्योरी लर्न कर लो ना। स्टार्टिंग में थ्योरी लर्न करो, एंड तक थ्योरी लर्न रहती है, होता भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो मैंने लिखा है NY, मैंने NY पहले लिखा और नेशनल इनकम बाद में लिखा है, बिकॉज अगर मैं नेशनल इनकम पहले लिखता आप इग्नोर कर देते NY को। तो NY जो है इसका मतलब होता है N फॉर नेशनल, Y फॉर इनकम। ये जो मैक्रो है, मैक्रो के अंदर हमारा Y ऑलवेज स्टैंड करता है इनकम को। जहां जहां भी आप कैपिटल Y देखोगे वहां वहां समझ जाना, वहां जो बात हो रही है डेट्स इनकम। वहां जो बात हो रही है वो किसकी हो रही होगी बेटा? इनकम की हो रही होगी। ओके ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ओके चलो भाई, तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। तो पहली बात जो मेथड है, मतलब इनकम, नेशनल इनकम निकालने के बेटा बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, नेक्स्ट मेथड इज इनकम मेथड, एंड लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी एक पर्टिकुलर देश की इनकम निकाल सकते हैं। मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम की बात कर रहा हूं। इनकम मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में सबकी इनकम निकाल लो, टोटल कर लो, तो मेरे घर की इनकम आ गई। तो ऐसे पूरे देश की, पूरे इंडिया में जितने लोग रहते हैं सबकी इनकम की एक साल में सबकी इनकम कितनी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। ओके, तो इनकम मेथड के अंदर इनकम मेथड क्या कहता है भाई? किसी देश की अगर इनकम निकालनी हो तो भाई हर लोगों की क्या कर लो? इनकम को ऐड कर लो। लेकिन सारे लोगों की इनकम सेम नहीं होती, हर लोगों की इनकम अलग अलग टाइप होती है। जैसे अलग अलग हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, वैसी फैक्टर ऑफ इनकम भी अलग अलग होती है। भाई अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने पैसा लगाया, मैंने कैपिटल लगाया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप लगाई तो प्रॉफिट मिलेगा, लैंड लगाई है तो रेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जब चीजें हम करते रहते हैं तो वो होते फैक्टर प्रोडक्शन, ये है फैक्टर इनकम्स, ठीक है। जब हम फैक्टर्स इनकम को ऐड कर लेंगे तब मेरे पास क्या आएगा? सारी इनकम्स आ जाएंगी, तो दैट इज नोन एज इनकम मेथड। ओके, तो सबसे पहले इनकम मेथड का पहला कंपोनेंट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयज जो किसी एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहा है, मतलब जो किसी एक बॉस के नीचे काम कर रहा है, तो वो बॉस उसको क्या देगा बेटा? वेजेस एंड सैलरी देगा, उसको बोलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। की शॉर्ट फॉर्म भी काफी बार आती है COE। क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में? C स्टैंड फॉर कंपनसेशन, O स्टैंड फॉर ऑफ, E स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज। भैया वो सोच रहे हो तुम लोग क्या ही बता रहे हो ये, ठीक है। आप देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज समझ रहे हो, भाई काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज तो उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। फ्री फंड में तो कोई काम भी नहीं करता, ठीक है। ओके चलो भाई, सबसे पहला, अब इसमें कुछ टाइप है, देयर आर 3 टाइप्स की कंपनसेशन किस तरीके से दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ कोई काम करता है, मैंने उसको सैलरी पकड़ा दी 10,000 रुपये, मैंने उसको 10,000 रुपये क्या पकड़ा दी? सैलरी पकड़ा दी। भाई सैलरी मतलब क्या पकड़ा दी? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। 10,000 रुपये मैंने क्या पकड़ा दी उसे? 10,000 रुपये मतलब 10K मैंने क्या पकड़ा दी उसे? सैलरी पकड़ा दी। लेकिन अगले महीने क्या हुआ? उस एम्प्लॉय ने मेरे को बोला भैया मेरा फोन खराब हो गया है, तो इस बार आप सैलरी ना देके मेरे को एक फोन गिफ्ट कर दो, मेरे को एक फोन दे दो मेरी सैलरी का, ठीक है। आपको नॉलेज ज्यादा है टेक्नोलॉजी की, आपको पता है कौन सा फोन आजकल अच्छा है और मेरे लिए जो ब्रांडेड अच्छा हो मेरे को वो दिला दो, मेरी सैलरी मत देना मेरे को। तो उस बॉस ने क्या करा या मैंने क्या करा, उसको एक फोन दिला दिया ब्रांडेड, ठीक है। और वो उसी रेंज में अप्रोक्स आ गया 10,000 में या फिर 10,000 में आ गया, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? इन काइंड वेजेस, WNS बोल रहा हूं, मतलब वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू फोन दिला देना,
एक लैपटॉप दे देना, एक हमने और कुछ प्रोजेक्ट के लिए काम कर देना। अगर बहुत अच्छा एम्प्लॉय है तो उसने अपनी सैलरी नहीं ली और उसने जो एक अच्छा बॉस है उसने बोला तो उनमें से बहुत काम करता है, बहुत अच्छा है, तो को सैलरी की जगह मैं कार गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूँ, कार गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसने कार गिफ्ट कर दी। मतलब पैसे ना देके कोई सी भी चीज गिफ्ट कर देना, मतलब पैसे ना देके, मतलब कैश की फॉर्म में ना हो गए, किसी थिंग की फॉर्म में होना, किसी भी, चाहे वो कार हो, लैपटॉप हो, न्यू फोन हो, कुछ भी हो, मतलब बस वो कैश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कैश नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन काइंड। या फिर किसी ने बोला कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं जा पाता, तो उसने एजुकेशन उसको फाइनेंस कर दी कि मैं तेरी सारी एजुकेशन दे दूंगा, भाई सैलरी भी देता गया और थोड़ी सी सैलरी काट के उसके बच्चे की एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाता गया, ठीक है, मतलब एजुकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब इन काइंड का मतलब है पैसे ना देके, कैश ना देके, कुछ और उसके बदले में। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक फर्म के लिए, एक इंसान के लिए। अगर एक मान लो एक ओनर है, एक प्लांट ओनर है, या फिर एक बिजनेसमैन है जिसकी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी, तो अगर उसके यहाँ पे वर्कर काम नहीं करेंगे, वर्कर अच्छे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं होंगे, एम्प्लॉयज आएंगे नहीं, तो वहां पे जो नीचे लेवल का काम है, मतलब ग्राउंड लेवल का काम है, मशीनरी कौन चलाएगा, मशीनरी ऑपरेट कौन करेगा, मैनेजर कौन होगा, स्टॉक्स कौन चेक करेगा, तो ये एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके एम्प्लॉयर के लिए उसके एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है जैसे कि प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है ये पीएफ। तो प्रोविडेंट फंड में क्या करता है, एम्प्लॉयर कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन दे देता है और वैसे ही एम्प्लॉयज की भी कुछ कंट्रीब्यूशन जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा पीएफ एम्प्लॉयर ही देगा, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की सैलरी काट के थोड़ी सी पीएफ में डाल देता है, प्लस में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे देता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। वैसे बहुत सारी हमारे जो फंड वगैरह वो होते हैं, जैसे कि वेलफेयर फंड हो गया, और भी बहुत सारे तरीके के जो भी फंड होते हैं वो इसी में आते हैं। हमारे जितने भी पीएफ हैं, जितने भी लेबर वेलफेयर फंड हैं, ये जितने भी फंड होते हैं सब इसी में। मतलब फंड वर्ड दिखते ही तो सिक्योरिटी स्कीम समझ जाना कि फंड है तो सिक्योरिटी स्कीम है, वो काइंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो आपको समझ आ गया होगा कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, मतलब एम्प्लॉयज को हमें क्या देनी है, सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी। सबसे पहले समझते हैं रेंट को। रेंट देखते ही हमें आ जाता है माइंड के अंदर, क्या आ जाता है कि भाई देखो हमने एक लैंड मेरे पास खाली पड़ी थी, मेरे पास कोई एक अच्छा बिजनेसमैन आया, उसने बोला आप अपनी जमीन मेरे को दे दो, ठीक है, मैं आपको उसके बदले में क्या दूंगा, ऑब्वियसली बात मैं पैसे दूंगा, वो पैसे मेरे को क्या कहलाएंगे, रेंट। मेरे लिए वो पैसे क्या हो गए बेटा, एक तरीके से रेंट हो गए। तो जो रेंट हो गया, क्या हो गया, रेंट। तो इसको समझ रहे हो, अगर किसी ने लैंड मुझे दी है, मतलब मुझे लैंड दी है, प्रोवाइड करी, एक जमीन का टुकड़ा मुझे प्रोवाइड करा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा, उसके बदले में मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे उस जमीन को यूज करने के लिए। अब मैं वहां पे प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मुझे वो रेंट देना ही पड़ेगा, दैट इज नोन एज रेंट। ओके, नेक्स्ट आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है भाई, रॉयल्टी एक ऐसा राइट होता है, ऐसा राइट जो मैंने किसी और को दे दिया कुछ टाइम के लिए, एक ऐसा राइट जो चीज तो मेरी थी, चीज मेरी है और बाद में भी मेरी ही रहेगी, लेकिन मैंने उसको क्या दे दिया, उस पर काम करने का राइट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक जमीन है जहां से कोयला निकलता है, तो मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन मशीन उसको बोला कि मैं तो कोयला निकालने नहीं बैठ सकता ना भाई, कि मैं अपना काम छोड़ के कोयला निकालूंगा, और ना मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना मेरे पास कुछ है। तो क्या करा उसने, अपनी लैंड को क्या कर दिया, एक माइनिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को बुलाया, और माइनिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बोला हम यहाँ से आपकी जमीन में से कोयला निकालेंगे और आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, रॉयल्टी। आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, रॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि राइट तो उसी बंदे का है जहां से उसको कोयला वगैरह मिले या कोई भी अदर चीज मिली हो, ठीक है, तो निकालने का जो माइनिंग का खर्चा है वो देख लेंगे, कट कटा के उसको रॉयल्टी मिल जाएगी। जितना वो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ परसेंट इसको देंगे। वैसे जो लोग बुक्स लिखते हैं, जैसे कि आपकी ये जो मैक्रो की बुक है वो संदीप गर्ग ने लिखी हुई है, तो संदीप गर्ग ने एक बार अपनी एक एसेट बना ली, उस पर कॉपीराइट कर लिया, उसे पेटेंट कर लिया। अब क्या करेगा भाई वो, अब क्या करेगा कि अब वो रॉयल्टी बेचेगा। अब क्या करेगा कि भाई इसने बोला कि कोई भी प्रोडक्शन आ जाओ, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन आ जाओ, अब उसकी बुक ले ली, प्रोडक्शन हाउस छापेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे, जितनी जितनी नंबर ऑफ बुक्स बिकती जाएंगी उसका कुछ परसेंट कहाँ जाएगा, राइटर के पास। कहाँ जाएगा उसका कुछ परसेंट,
राइटर के पास। तो वैसे ही जो राइटर्स की इनकम होती है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। उस इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? रॉयल्टी। जितनी ज़्यादा राइटर की बुक्स बिकती जाएंगी उतनी ज़्यादा उसको रॉयल्टी मिलती जाएगी। रॉयल्टी वेरी कर सकती है कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस आपका कोई बुक छाप रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न कह रहा हूँ, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जब मैं कुछ कैपिटल देता हूँ, जब मैंने कुछ पैसा दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए, जब मैंने किसी को पैसा दे दिया कैपिटल उसके बिजनेस को हेल्प करने के लिए कि उसके पास कैश कम था, ठीक है, मैंने कैपिटल दे दिया तो किसी को लोन दे दिया, एडवांसेस दे दिए, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर सम ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर एनम के अकॉर्डिंग मुझे पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा मेजर आता है जो एंटरप्रेन्योर उठाते हैं रिस्क। एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाते हैं, रिस्क बियर करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, बिल्डिंग लगाते हैं, एम्प्लॉयज खड़े करते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं। तो सब कुछ कराने के बाद जब सब कुछ बिजनेस एक अच्छा सेटअप हो जाता है और कमाई शुरू होती है, तो कमाई शुरू होती है उस कमाई को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जो भी बिजनेसमैन कमाता है, जो एंटरप्रेन्योर कमाता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। ना तो वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तो वो देता है कैपिटल पे, ना वो रेंट रॉयल्टी, रेंट तो वो देता है अपनी जमीन पे, जो उसके ना वो कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, वो तो जो उसके पास एम्प्लॉयज होते हैं उसको देते हैं। तब प्रॉफिट क्या होता है? अब प्रॉफिट जो उस बिजनेसमैन ने इतना सारा दिमाग लगाया, इतनी मेहनत करी, पूरे 1-2 साल अपना पूरा सेटअप करा, उसके बाद जो उसको बचा वो क्या बचा? उसके पास प्रॉफिट बचा। हर साल का एंड में कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशंस के बाद जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहां से हमें मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जब मुझे प्रॉफिट मिला, अब प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक है। अब जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। देखो भाई, हमने जो प्रॉफिट कमाया ना, जो प्रॉफिट एक कंपनी ने कमाया उसको एक कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस टैक्स, ठीक है। तो ये तीनों ही यही कहलाता है, कॉर्पोरेट टैक्स बोलो, बिजनेस टैक्स बोलो, प्रॉफिट टैक्स बोलो। ये हमें कहाँ सबमिट कराना पड़ेगा? टू दी गवर्नमेंट, टू दी गवर्नमेंट। हमें ये गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ेगा कि हमने जो बिजनेस करा, हम जो कंपनी चला रहे थे, उसने कॉर्पोरेट टैक्स भरा है प्रॉफिट कमाने का। अब जब प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स चला गया, अब जो पैसा बचेगा वो बचेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स में बटेगा, शेयर होल्डर्स आपको पता है जिनके पास इक्विटी होती है, इक्विटी वालों को क्या मिलता है भाई? डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ठीक है, ये सब जब मिलता है 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बिजनेस स्टडी में। जो प्रॉफिट, जो प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, अब उनको हमें क्या देना होता है बेटा? डिविडेंड देना होता है। अब डिविडेंड हो सकता है जितना भी प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद बचा है वो डिविडेंड में चला जाए, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी जो अच्छी रेपुटेटेड कंपनी होती है वो कहती है कि आने वाले लॉसेस के बारे में अभी हमें इतना फ्यूचर नहीं है, तो अकाउंट्स क्या कहती है कि आपको क्या रखनी चाहिए? रिटेन अर्निंग रखनी चाहिए। रिटेन अर्निंग मतलब अगर आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, मतलब 2 लाख रुपए बचे हैं कि आप 2 लाख रुपए का डिविडेंड बांट सकते हो, तो उसमें से कुछ % रख लो। मान लो 10% रख लिया, मतलब 20,000 रुपए मैंने कहाँ सेव कर लिए? रिटेन अर्निंग में। मैंने कहाँ सेव कर लिए? रिटेन अर्निंग की आने वाले टाइम पे अगर कुछ खर्चा होगा, अगर कुछ ऐसी अननोन सिचुएशन क्रिएट होगी, जैसे कि अब कोरोना के टाइम पे जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग नहीं थी उसके पास तो पैसे नहीं थे, उसके बाद फंड ही नहीं बचा, ठीक है। डिविडेंड, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये कंपनी का डिसीजन है कि वो डिविडेंड कितना देगी, कितना रिटेन अर्निंग रखेगी। रिटेन अर्निंग 0 भी हो सकती है अगर कंपनी के बाद बहुत लेस प्रॉफिट बचे हुए हैं तो, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, उसको रखना है या नहीं रखना है। रखेगी तो रेपुटेशन उसकी बढ़ जाएगी, उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये जरूर देखते हैं कि रिटेन अर्निंग उस कंपनी की क्या है बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग देयर मनी, ठीक है ना। तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया रिटेन अर्निंग। तो कॉर्पोरेट टैक्स, इसको सीक्वेंस में ही लर्न करना है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। एंड द लास्ट, भाई लास्ट बच गया मिक्स इनकम। भाई देखो, हमने ना बहुत सारे लोगों की बात कर ली, एम्प्लॉयज की बात कर ली, एंटरप्रेन्योर की बात कर ली, जिनके पास लैंड ज़्यादा उन्होंने लैंड प्रोवाइड कर दी, जिसके पास पैसा ज़्यादा उन्होंने पैसा प्रोवाइड कर दिया, उसके बदले में इंटरेस्ट ले लिया। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कौन होते हैं बेटा? अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कि बार्बर, शू मेकर, शू सेलर, शॉपकीपर, स्मॉल शॉपकीपर, रिटेलर, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब पूरी बैलेंस शीट इतना लफड़ा नहीं है इनका भाई। इन्होंने उठा के बाल काटे, 80 रुपए जेब में रखे, बात खत्म।
ठीक है, मतलब जितने भी ले तुम्हारा, तुम अच्छी लगा सकते हो, 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब, ठीक है ना, मिक्स इनकम। तो मिक्स इनकम क्या है कि भाई उसने बार आए, बार ने बार काटे, बात खत्म, बात खत्म। मतलब पैसे रख लिए उसने, ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ना कुछ बनाना है, मतलब कुछ नहीं पड़ी उसकी इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में ही नहीं आ रही हो, क्या पता जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में ना आ रही हो, लेकिन इनकम तो हुई ना उसकी, इनकम तो हुई। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कहाँ डालते हैं, मिक्स इनकम, जो कि क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक नहीं आ पाते, ना वो बैलेंस शीट बनाते हैं, ना वो अकाउंट्स रखते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि बार्बर है, शूमेकर है, रिटेलर है, स्मॉल रिटेलर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी जो सेल है वो बहुत लिमिटेड है, सेल्स लिमिटेड होती है, तो उनको जीएसटी नंबर वगैरह नहीं लेना पड़ता है, ये सब चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें मुझे देखने वाली। तो एक तरीके से मैं छोटे से वर्ड के अंदर समराइज कर दूं, द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम बोलते हैं। वहां जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कमाएगा दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। अब देखो, सब लोगों की इनकम हो गई, जो काम पे जाते हैं एम्प्लॉइज उनकी इनकम भी हो गई, जिनके पास लैंड है और वो रेंट से कमाई करते हैं उनकी इनकम भी होगी, जिनके पास पैसा बतेरा है और वो पैसा लेंड करके कमाते हैं उनकी इनकम भी हो गई, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते हैं, खुद अपना बिजनेस आइडिया लगाते हैं, रिस्क बियर करते हैं, उनकी इनकम भी हो गई। उसके बाद जो इन चारों में नहीं है उनकी इनकम भी होगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, ठीक है। तो ले देखे पूरी इंडिया में और किसी टाइप के लोग नहीं होते हैं। आप जो भी इनकम अर्न कर रहे होगे, कैसी भी टाइप की इनकम होगी, वो इन्हीं 5 इनकम कैटेगरी के अंदर में से कोई एक होगी, या वेरी भी कर सकते, जिनके इनकम सोर्स ज्यादा होते हैं। इनकम सोर्स ज्यादा मतलब कि रेंट भी आ रहा है, रॉयल्टी भी आ रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, इनकम सोर्स ज्यादा होते हैं, तो वो किसी इन 2 में, 3 में, 4 में आ सकते हैं, या फिर 5 में भी आ सकते हैं। लेकिन आपकी इनकम ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो इन 5 चीजों में आपकी इनकम इंक्लूड ना हुई हो। तो इसको बोलते हैं इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज फर्स्ट, सेकंड रेंट एंड रॉयल्टी, नेक्स्ट इंटरेस्ट, नेक्स्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट मिस इनकम, बात खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं भाई, 5, ठीक है, बस 5 ही है, याद रखना इस चीज को, 5 ही है। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। चलो बाय बाय। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनकम मेथड के स्टेप्स की, मतलब कि स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। देखो बेटा, यहाँ पे 2-3 चीजें और देख लो पहले, तब मैं इसको रब करता हूँ और आपको स्टेप्स लिखता हूँ जो बुक में मेंशन है वो वाले, ठीक है। लेकिन पहले इस बोर्ड वाली जो चीजें इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, कंपोनेंट लाइक सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, अगर मैं इन सबको ऐड ऑन कर दूं, मतलब इफ आई एम समिंग ऑल दीज कंपोनेंट, मतलब इस पांचों के पांचों को कंपोनेंट को ऐड कर दूं, देन आई नो क्या आएगा, डोमेस्टिक इनकम। क्या मेरे को निकल के देगा वो, डोमेस्टिक इनकम निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा बेटे, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम आ गई, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, डोमेस्टिक इनकम इज रिप्रेजेंट बाय एनडीपी एट एफसी। क्या होता है एनडी, मतलब एनडीपी एट एफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई है वो वाली जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो प्लीज आई बटन पे दे दूंगा, आई बटन दबा दो और देख लो, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम में एनडीपी एट एफसी, जो एनडीपी एट एफसी हो जाएगा, हम मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं बेटा, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो बेटा, मेरे पास अगर डोमेस्टिक इनकम है और मुझे नेशनल इनकम पे जाना है, तो व्हाट आई हैव टू ऐड, आई हैव टू एन NFIA। मैं क्या जोड़ दूं, मैं अगर जोड़ दूं NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर मैं जोड़ दूं, अगर मेरे को क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर दे रखा है, देन मैं कहां पहुंच जाऊंगा, आई विल कम टू NNP एट एफसी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री। अगर ये नेशनल इनकम है तो हो गए स्टेप्स, रह क्या गया यार, स्टेप्स ही यही हैं। जब मैं आपको स्टेप्स पढ़ाऊंगा तो आप खुद देखोगे यही तो था, करना ही कुछ नहीं है। स्टेप्स में क्या लिखा होगा, पहले तो प्रोडक्शन यूनिट्स को पहचानो, उनके फैक्टर इनकम को निकालो, तो भाई ये फैक्टर इनकम सारी, यही तो फैक्टर इनकम होती है, सीओई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, ऐड करते मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर मैं NFIA प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NDP एट एफसी। अब मैं क्लियरली समझाता हूं, इतना लर्न कर लो, पांचों को ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करूंगा, NFIA प्लस करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी,
पता तो है, नेशनल इनकम आ जाएगी और क्या, सांस फूल के पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, रुको अभी, अब मैं कर रहा हूँ बोर्ड रब और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे स्टेप्स बुक के अंदर लिखे हुए हैं। बुक्स वाले स्टेप समझाता हूँ आपको कि उसके इंग्लिश आपको समझ आ जाए। सो अब हम एक बार गो थ्रू कर रहे हैं बुक की लैंग्वेज, स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। भाई बुक्स में कैसे लिखे हुए हैं हमने तो पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ लिया थोड़ी देर पहले कि सारे कंपोनेंट्स को इनकम मेथड के ऐड कर दो, देन वो मुझे डोमेस्टिक इनकम दे देगा। फिर हम NFIO को कैलकुलेट करेंगे, NFIO उसमें प्लस कर देंगे, नेशनल इनकम हमारे पास आ जाएगी, डेट इज NNP@FC। तो बुक्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई। ये रहा संदीप गर्गी लैंग्वेज। ठीक है, तो संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। 4 स्टेप के अंदर यू कैन कैलकुलेट इनकम, नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करो मतलब ढूंढो, क्लासीफाई करो, उनको अलग अलग करो। किसके अंदर करो? प्रोडक्शन यूनिट के अंदर करो। प्रोडक्शन यूनिट मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग कर दो, या जो आप 9th में पढ़ चुके हो। फिर करो एस्टीमेट। एस्टीमेट का यहाँ पे मतलब है कैलकुलेट करो फैक्टर इनकम पेड बाय द ईच सेक्टर। हर सेक्टर कितनी कितनी प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम लाइक वही जो 5 कंपोनेंट हमने पढ़े। COE निकालो, ढूंढो, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो। उसके बाद क्या ढूंढोगे? उसके बाद ढूंढो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद ढूंढोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद क्या ढूंढोगे? प्रॉफिट के बाद ढूंढोगे मिक्स इनकम। इन सबको ढूंढ लो, मतलब इन तीनों सेक्टरों की इन 5 चीजों को ढूंढ लो, सबको प्लस कर दो, कैलकुलेटिंग कर दो। कैलकुलेट इन, जब इन सबको प्लस करोगे क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। क्या कह रहे हैं वो? NDP-8C कैलकुलेट हो जाएगा जब आप इन सबको ऐड ऑन कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यार एस्टिमेट करो, मतलब फाइंड करो। क्या निकालो? NFIA निकालो, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका हमारा जो फॉर्मूला है वो मैंने पहले पढ़ा दिया था, वैसे होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस, सॉरी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब ये है फ्रॉम और ये है टू, समझ रहे हो? तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं और किसी तरीके से NFIA निकाल लूं, और तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? वी एट अराइव एट नेशनल इनकम, डेट इज NNP@FC। मतलब जब मैं ये डोमेस्टिक इनकम निकाल लूंगा और उसकर मैं उसके अंदर प्लस NFIA कर दूं, मैं क्या प्लस कर दूं? उसमें NFIA प्लस कर दूं, तो मैं कहाँ अराइव हो जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा नेशनल इनकम पे, जो कि क्या होती है? NNP@FC। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कंपोनेंट्स के अंदर। अब मेरी एक छोटी सी बात और सुनो, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आती, कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपके क्वेश्चन ने दे रखा है तो ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन ने 3 चीजें दे रखी हो, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, तो इन तीनों को ऐड करोगे तब भी आप कहाँ पहुंच जाओगे बेटा? डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? द ऑपरेटिंग सरप्लस इज द टोटल अमाउंट बाय समिंग ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट्स इट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं इनकम मेथड में, हम स्टेप्स पढ़ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। बस एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है 6 मार्कर के लिए इनकम मेथड का, देन इनकम मेथड इज फिनिश टोटली। ओके, तो इनकम मेथड में आपकी मास्टरी हो जाएगी, उसके अंदर कुछ नहीं रह गया। फिर तो प्रिकॉशंस ले देकर एक वर्ड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा बचाओ, कि भाई प्रिकॉशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है, भाई कोरोना से निकलने के लिए प्रिकॉशंस क्या है? सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, तो बचने के लिए कि भाई गलती ना हो जाए, डिसीज ना लग जाए। तो वैसे ही यहाँ पे इनकम मेथड गलत ना हो जाए उससे बचने के लिए देयर आर सम प्रिकॉशंस, कि ये कर लो तो आप बच सकते हो कि आपका इनकम मेथड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले है ट्रांसफर इनकम। बेटा ट्रांसफर इनकम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। ट्रांसफर इनकम मतलब जिसके बदले में, ठीक है, जैसे कि हमें कोई इनकम रिसीव तो हुई, नो डाउट, लेकिन हमने उसके बदले में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को कैपिटल दी तब जाके मुझे इंटरेस्ट मिलता है, अगर मैंने किसी को लैंड दी तब जाके मुझे किसी कहीं से रेंट मिलता है। लेकिन ऐसी सर्विसेज, मतलब ऐसी इनकम जो आपको मिल तो गई बट आपने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं लगाया, या आपने कुछ भी आउटपुट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मासी आई,
बुआ आई और आपने उनके जाते समय पैर छू दिए, वो 500 का नोट दे गई। 500 का नोट देगी, इसका मतलब आपने तो उसके बदले में कुछ नहीं किया ना, आपने तो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं किया, आपने तो कुछ भी नहीं कमाया, आपने कुछ आउटपुट नहीं दिया। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इनकम। जो कमाई तो जाती है, जो रिसीव तो की जाती है, लेकिन किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होती। जैसे कि हमारी पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन देती है ओल्ड एज वाले लोगों को, उसके बाद स्कॉलरशिप्स, बहुत से स्कूल्स वाले, इंस्टीट्यूट वाले स्कॉलरशिप देते हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो जितने भी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बदले में पब्लिक ने कुछ नहीं करना होता और आप लोगों को पैसे मिल जाते हैं ना, कैश या फिर कुछ भी, तो वो होती है ट्रांसफर इनकम। ओके, तो ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन, एज वी नो क्या निकाल रहे हैं हम, नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेकंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। फॉर एग्जांपल आपने कार ली थी 5 लाख रुपए की, और कुछ साल बाद जब आपका मूड हुआ कार को चेंज करने का, तो आपने पुरानी वाली कार क्या कर दी, सेल पे लगा दी और वो आपने बेच दी 1-2 लाख रुपए की। तो क्या उससे सेल से जो मुझे इनकम रिसीव हुई है, तो क्या वो काउंटेबल इनकम होगी? तो नो, सेम लाइन, विल नॉट बी इंक्लूडेड। जगह नहीं है, मैं ऐसे कांटा लगा रहा हूं, अगर मैं विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम तो कांटा लगाऊंगा सीधा कि कांटा, कि भाई इनकम जो है वो सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स की इनकम इंक्लूड नहीं होती। बिकॉज एक कार, जब एक कार बनी थी, जब आपने खरीदी थी कुछ साल पहले, तो उसकी जो इनकम थी वो एक बार किसी अकाउंटिंग ईयर में ऐड हो चुकी है, दोबारा से वही सेम चीज ऐड नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब एक ही चीज एक से ज्यादा बार काउंट हो जाए तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो सकती है इससे। तो इनकम फ्रॉम द सेकंड हैंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड सेल ऑफ डिबेंचर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल एसेट्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको? फाइनेंशियल एसेट्स का नाम देते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स होती है बेटा किसी फर्म की शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। देखो, इनकम जो भी रिसीव होगी शेयर्स को बेचने में, जो भी रिसीव होगी बॉन्ड्स को बेचने पे, जो भी रिसीव होगी डिबेंचर को बेचने में, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बिकॉज ये एक सिर्फ क्या है, इट जस्ट लाइक अ पेपर, ये कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रही है, नहीं बिक रही है। सीए क्या सेल करते हैं? ओनली सेल देयर टाइटल्स। अपना जो टाइटल है, फॉर एग्जांपल पहले एक्स का शेयर अमन ने, किसने ले रखा, किसी एक बंदे ने ले रखा था, एक्स का शेयर ले रखा था राहुल ने। उसके बाद वही एक्स का शेयर बेच के ले लिया मोहन ने। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? सिर्फ टाइटल चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? बस एक टाइटल चेंज हुआ, ओनली अ टाइटल। समझ रहे हो इस बात को? एक टाइटल चेंज हुआ यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स मतलब अचानक से पैसे बरस गए, अचानक से लॉटरी लग गई, अचानक से रेस हॉर्स जीत गए, अचानक से तुक्केबाजी में सट्टाबाजी जीत गए, तो वो कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है, पहले ही बता दूं। क्योंकि इसको हमारी जो गवर्नमेंट है, किसी भी देश की गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती कि आप गैम्बलिंग करो, कि आप सट्टेबाजी करो, इन चीज़ों पे ये होते हैं विंडफॉल गेन। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय देयर ओनर फॉर द प्रोडक्शन यूनिट। इसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक ओनर ऑक्यूपाइड लैंड लगा लेते हैं पहले, तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ओनर ऑक्यूपाइड लैंड। ठीक है, ओनर ऑक्यूपाइड लैंड क्या होती है बेटा? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए थी, लैंड चाहिए, तो उसने अपने घर का नीचे वाला फ्लोर खाली करवाया और वहाँ पे मशीनरी लगवा दी। ठीक है, मशीनरी लगवा दी। अब उसके बदले में पहले तो उसको रेंट मिल रहा था, अब क्या हो गया, अब वो इंक्लूड हो गया उसके काम पे, उसके काम के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बदले में उसको रेंट तो मिलेगा नहीं, भाई खुद को रेंट तो ना दूंगा, लेकिन वो जो रेंट है वो कहाँ इंक्लूड होगा बेटा? वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर। हम सोचते हैं कि इंक्लूड नहीं होगा, बट इट कैन बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ऊपर के चारों नो 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 है, नीचे का लास्ट वाला एक यस है बस। ओके, जो भी चीज समझ ना आए, चाहे वो कोई भी डाउट आपको कंपोनेंट्स में लगे, कोई डाउट आपको स्टेप्स में लगे, कोई डाउट आपको प्रिकॉशंस में लगे, तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट कर दो कि सर ये डाउट है, मैं वो डाउट उसी टाइम आपका क्लियर करूँगा। इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो आफ्टर फॉलोइंग भी, यार फॉलो करके करना, अदरवाइज रिक्वेस्ट आती रहती है बहुत सारी, मुझे समझ नहीं आएगा करनी है कि नहीं करनी बात। ठीक है ना भाई,
फॉलो कर लेते हैं, बंदे के लिए रिस्पेक्ट आ जाती है, भाई इसने फॉलो कर रखा है, इसको आंसर देना जरूरी है। ठीक है, फॉलो कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये काम बस आपका है छोटा सा। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।